हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू योर वन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी क्या सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस स्टूडेंट वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों में ही, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुल्ली सेलेक्ट किया है। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात स्टूडेंट, हमारे लेक्चर फ्री है आपके लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपी पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहता है तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट की 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना आपको गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट, चलो शुरू करते हैं हम हमारे हिंदी भाषा संप्रेषण एवं संचार हिंदी ए सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू कर लेते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर से लेकर। तो स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो हमारा पीडीएफ है इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो ये जो 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें हमने एक ही क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा गया है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से या इस टाइप से या इन दोनों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, संप्रेषण के विभिन्न मॉडलों का उल्लेख कीजिए और संप्रेषण का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए उसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमसे पूछा गया संप्रेषण का अर्थ, उसके मॉडल और उसके सिद्धांत। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे, तो परिचय में स्टूडेंट हम लिखते हैं कि मानव जीवन में संप्रेषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो प्रकृति कभी खाली नहीं रहती, जहां आज जीवन नहीं दिखता वहां भी कल जीवन जन्म ले सकता है। तो स्टूडेंट, इसको ही हम कहते हैं हमारा जो, एक तरीके से आप कह सकते हो, प्रकृति का खेल। और उसमें जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहता है स्टूडेंट, वो हमारा रहता है संप्रेषण का। क्योंकि जो प्रकृति है, तो हम जो लोग होते हैं वे आपस में एक दूसरे से बात करके ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे बीच में कम्युनिकेशन या संप्रेषण ना हो तो जो व्यक्ति होगा वो ना तो किसी से बोल सकता है, न ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो स्टूडेंट, जो संप्रेषण है वो सिर्फ हमारे बोलने का नाम ही नहीं है, ये हमारे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के
आदान प्रदान करने को और उन्हें सही तरीके से साझा करने की एक कला भी है। तो स्टूडेंट चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, मालिक हो या कर्मचारी हो या माता पिता और बच्चे हो, तो हर रिश्ते की जो नींव है स्टूडेंट वो हमारा संप्रेषण पर ही टिकी हुई है। तो अगर संप्रेषण प्रभावी है तो जो रिश्ते हैं वे मजबूत होते हैं, और अगर जो हमारा संप्रेषण स्टूडेंट एक तरीके से कमजोर है तो जो गलतफहमियां है वे भी पैदा होती है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में जानकारी साझा करते हैं तो उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संप्रेषण का अभिप्राय। तो अब हम बात कर लेते हैं संप्रेषण के अभिप्राय के बारे में, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संप्रेषण है क्या। तो संप्रेषण शब्द संस्कृत के प्रेषण शब्द से बना है जिसका अर्थ है भेजना। तो स्टूडेंट संप्रेषण जो शब्द है वो संस्कृत के प्रेषण से बना है जिसका अर्थ होता है भेजना। तो संप्रेषण का तात्पर्य है सामूहिक रूप से भेजना या साझा करना, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, जानकारी या संदेश किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और वह व्यक्ति उस संदेश को समझ लेता है, तभी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। तो स्टूडेंट अपने विचार, भावना या सूचना किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है एक व्यक्ति, तो जब वो दूसरा व्यक्ति उस भावना या उस विचार या उस सूचना को समझ लेता है तो तभी जो हमारा संप्रेषण है वो पूर्ण होता है। तो आप सरल शब्दों में ये कह सकते हो कि जो संप्रेषण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बोलना यानी कि हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो प्रेषक, समझना यानी कि जो दूसरा व्यक्ति समझ रहा है, प्रतिक्रिया देना, तो इन तीनों का जो संयोजन है वो संप्रेषण है। तो स्टूडेंट प्रेषक, मीडियम और रिसीवर, तो यहाँ तक जब पहुंचता है और प्रतिक्रिया होती है यानी कि फीडबैक होता है, तो इसके माध्यम से जो संवाद है वो संपूर्ण होता है। तो स्टूडेंट इसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। आप इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिएगा। मान लीजिएगा टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और छात्र सिर हिला रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में वही छात्र गलत जवाब लिख दे तो इसका मतलब है संप्रेषण अधूरा रह गया है। क्यों? क्योंकि समझ की जो पुष्टि है वो नहीं हुई थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा संप्रेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संप्रेषण के सिद्धांत। तो अब हम बात कर लेते हैं संप्रेषण के सिद्धांत को लेकर। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन आवश्यक होता है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है। तो स्टूडेंट अब जानते हैं कि जो अच्छा संप्रेषण है वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो पॉइंट आता है वो आता है स्पष्टता यानी कि क्लियरिटी। तो संदेश सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि उसमें कोई भ्रम ना हो। तो जो कहना है साफ साफ कहिए, घुमा फिराकर बात कहने से भ्रम पैदा होता है। सेकंड आता है संक्षिप्तता। तो संदेश छोटा, सारगर्भित और विषय से संबंधित होना चाहिए। तो स्टूडेंट कम शब्दों में ज्यादा बात, यही हमारे एक प्रभावी संप्रेषण की पहचान है। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है स्टूडेंट वो हमारा आता है प्रासंगिकता। तो जानकारी उस समय और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। तो जो बात जिस समय जरूरी हो वही कहनी चाहिए। फोर्थ आता है सक्रिय श्रवण। तो ग्रहणकर्ता को ध्यानपूर्वक और पूरी तमन्यता से सुनना चाहिए। तो स्टूडेंट सिर्फ सुनना ही नहीं, ध्यान से सुनना भी जरूरी है। तो आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि ध्यान से सुनना भी है। फिफ्थ आता है स्टूडेंट प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक। तो संप्रेषण की सफलता तभी मानी जाती है जब प्राप्तकर्ता संदेश समझकर प्रतिक्रिया दे। तो अगर सामने वाला प्रतिक्रिया दे रहा है तो समझ लीजिएगा जो संप्रेषण है वो सफल है। सिक्स्थ हमारा आता है अनुकूल माध्यम। तो संदेश भेजने के लिए सही माध्यम का चयन करना जरूरी होता है, जैसे मौखिक, लिखित, दृश्य आदि। तो स्टूडेंट हर बात व्हाट्सएप पर नहीं होती और हर बात आमने सामने भी नहीं होती। सेवंथ आता है संवेदनशीलता। तो संदेश में भावनात्मक संतुलन और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो बोलते समय सामने वाले की जो भावना और संस्कृति है उसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे संप्रेषण के सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था संप्रेषण के विभिन्न मॉडल को लेकर। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं उन मॉडलों की जो कि संप्रेषण की प्रक्रिया को आसान भाषा में हमें बताते हैं, और ये हमारे जो मॉडल है ये निम्नलिखित है। तो सबसे पहला जो मॉडल आता है स्टूडेंट वो आता है अरिस्टोटल मॉडल, यानी कि जो हमारा 300 बीसी में दिया गया था। तो स्टूडेंट ये हमारा सबसे पुराना मॉडल है। इसमें तीन चीज मुख्य होती है, फर्स्ट वक्ता, सेकंड संदेश और थर्ड श्रोता। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें राजनीतिक भाषण जहां पर नेता बोलता है और जनता सुनती है, तो ये हमारा एक तरफा संप्रेषण होता है। तो ये जो मॉडल है ये एक तरफा संप्रेषण को दर्शाता है। तो ये था हमारा अरिस्टोटल मॉडल। इसके बाद सेकंड आता है लैसवेल मॉडल। तो लैसवेल मॉडल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो लैसवेल मॉडल होता है ये 5 सवालों पर आधारित मॉडल होता है, यानी कि कौन,
क्या कह रहा है, किस माध्यम से, किसको और क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो मॉडल है स्टूडेंट, ये मीडिया और विज्ञापन में बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो स्टूडेंट इसमें वो सेज वोट इन विच चैनल टू वोम विद वोट इफेक्ट, यानी कि इसमें पूछा जाता है 5 प्रश्नों पर। थर्ड हमारा आता है शैनन और बीवर मॉडल। तो शैनन और वीवर मॉडल में अगर हम बात करें, हमारे 1949 में दिया गया था। यह वैज्ञानिक मॉडल टेलीफोन संप्रेषण प्रणाली पर आधारित है। तो ये एक तकनीकी मॉडल है स्टूडेंट। ये बताता है कि जो फोन कॉल या रेडियो हो गए, तो यानी कि यहाँ पर जो नॉइस है, यानी कि जो बाधा है, वो कैसे संदेश को बिगाड़ सकती है। तो एक तरीके से आप समझिएगा, आपको मान लीजिएगा किसी से कॉल पे बात कर रहे हो लेकिन आपके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, तो उसको ये हमारा शैनन और वीवर मॉडल बताता है। फोर्थ आता है बर्लो मॉडल, जो कि हमारा 1960 में दिया गया था। तो स्टूडेंट इसे हम SMCR भी कहते हैं। तो SMCR का मॉडल ये माना जाता है क्योंकि SMCR से यहाँ पे मतलब है सोर्सेज, S से सोर्सेज, M से मैसेज, C से चैनल और R से रिसीवर, यानी कि स्रोत, संदेश, माध्यम और ग्रहण करता। तो स्टूडेंट यही था हमारा बर्लो मॉडल, जो कि कहता है कि यहाँ ये जो मॉडल है, ये स्टूडेंट कहता है कि जो संप्रेषण है कि उसमें स्रोत और ग्रहणकर्ता के ज्ञान, सामाजिक पृष्ठभूमि, भाषा आदि का क्या प्रभाव होता है। तो ये मॉडल कहता है कि अगर भेजने और पाने वाले की शिक्षा, भाषा और अनुभव अलग हो तो जो संप्रेषण है वो कमजोर हो जाता है। तो ये तो स्टूडेंट हमारा बर्लो का SMCR मॉडल। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है श्रैम मॉडल, जो कि हमारा 1954 में दिया गया था। तो यह मॉडल संप्रेषण को एक चक्रीय प्रक्रिया मानता है। इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को महत्व दिया गया है। तो ये मॉडल कहता है कि दोनों का जो अनुभव क्षेत्र है वो मिलना जरूरी है, वरना जो बात है वो समझ में नहीं आएगी। यानी कि प्रेषक और ग्रहणकर्ता की पृष्ठभूमि का मेल होना इसमें जरूरी होता है। सिक्स्थ जो हमारा मॉडल आता है वो आता है बंस और डोबल मॉडल, जो कि हमारा 1970 में दिया गया था। तो स्टूडेंट ये जो मॉडल है, ये द्विपक्षीय संप्रेषण को दर्शाता है। तो ये सबसे आधुनिक मॉडल है और ये बताता है कि हम बोलते भी है, सुनते भी है और ये दोनों काम हम एक साथ करते हैं। तो स्टूडेंट यानी कि जो संप्रेषण है वो दो तरफा और लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो स्टूडेंट इसमें फीडबैक और संदर्भ को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो यही था हमारा बंस और डोबल मॉडल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि संप्रेषण केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भावनाएं, संदेश, माध्यम, संस्कृति, प्रतिक्रिया सब शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट संप्रेषण एक शब्दों का खेल ही नहीं है, यह एक जीवंत प्रक्रिया है जिसमें भावनाएं, माध्यम सब कुछ शामिल होते हैं। तो अगर हम संप्रेषण के सिद्धांतों को समझेंगे तो स्टूडेंट, तो और सही मॉडल को समझेंगे तो हम एक बेहतर विद्यार्थी, बेहतर वक्ता और बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। तो अगर आज के तेज सूचना युग में जो स्पष्ट और प्रभावी संप्रेषण है वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी माना जाता है, तो वहां पर स्पष्ट, प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण संप्रेषण की आवश्यकता पहले से कहीं ज्यादा अधिक है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया प्रतिवेदन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन की प्रक्रिया और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहीं पर हमसे और करके पूछा गया संप्रेषण की संभावनाओं को 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। और परिचय में हम देखेंगे आज के आधुनिक युग में सूचना और विचारों का आदान प्रदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। तो स्टूडेंट आप समझिएगा कि आज का जो सूचना युग है इसमें सही जानकारी सही समय पर सही तरीके से देना ही हमारी सफलता की कुंजी है। तो इसमें ही हमें प्रतिवेदन और संप्रेषण की जो संभावनाएं है ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। तो इस आंसर में हम प्रतिवेदन का अर्थ, उसकी प्रक्रिया, उसकी विशेषता के साथ साथ जो संप्रेषण की संभावनाएं हैं उनको भी समझेंगे। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो हमारा था प्रतिवेदन, अर्थ, प्रक्रिया एवं विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन का अर्थ देख लेते हैं। प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिवेदन एक लिखित या मौखिक विवरण होता है जिसमें किसी विषय, कार्य, घटना, स्थिति का विश्लेषणात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। तो स्टूडेंट प्रतिवेदन वह लिखित या मौखिक दस्तावेज होता है जिसमें किसी विषय, घटना या कार्य का तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक विवरण दिया जाता है। तो सरल भाषा में आप कह सकते हैं
कि जो प्रतिवेदन है वो एक ऐसा दर्पण है जो किसी स्थिति की सच्चाई को दिखाता है। तो स्टूडेंट इसका जो उद्देश्य है वो सूचनाओं को क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होता है ताकि जो संबंधित व्यक्ति या संस्था है वो अच्छे से उचित निर्णय ले सके। तो इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा स्कूल में वार्षिक परीक्षा हुई। अब प्रिंसिपल को सिर्फ यह जानना नहीं है कि परीक्षा हुई या नहीं, बल्कि यह भी जानना है कि परिणाम कैसा रहा, छात्र कहाँ कमजोर रहे, सुधार कैसे होगा। तो ये जो जानकारी है जब लिखित रूप में दी जाती है तो उसको ही हम प्रतिवेदन कहते हैं। यानी कि प्रतिवेदन एक ऐसा दस्तावेज होता है जो किसी कार्य या घटना की जानकारी, निष्कर्ष और सुझाव को विधि पूर्वक प्रस्तुत करता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा प्रतिवेदन का अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रतिवेदन की प्रक्रिया। तो अब हम देख लेते हैं कि जब भी हम प्रतिवेदन लिखे तो हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, तो एक अच्छी रिपोर्ट बनती कैसे है। तो सबसे पहले आता है विषय का चयन। तो प्रतिवेदन किस विषय पर बनाना है न्याय निश्चित करना पहला चरण है। तो सबसे पहले तय किया जाता है कि रिपोर्ट किस विषय पर बनेगी। उसके बाद जानकारी एकत्रित करना। तो रिपोर्ट के लिए आवश्यक तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं को विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया जाता है। तो स्टूडेंट तथ्य, आंकड़े, सर्वे, साक्षात्कार, जहां से संभव हो जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है। उसके बाद थर्ड आता है तथ्यों का विश्लेषण। तो एकत्रित जानकारी का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। तो सिर्फ डेटा जमा करना काफी नहीं होता, उसे समझना और निष्कर्ष निकालना भी जरूरी होता है। इसके बाद आता है फोर्थ, रूपरेखा तैयार करना। तो प्रतिवेदन की जो संरचना है जैसे कि प्रस्तावना, मुख्य भाग, निष्कर्ष आदि का खाका तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट जो हमारा प्रतिवेदन है उसको तीन भागों में बांट लिया जाता है, प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। तो सबकी एक स्पष्ट योजना बनाई जाती है। इसके बाद फिफ्थ आता है लेखन। तो साफ, स्पष्ट और तार्किक भाषा में रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो अब जो रिपोर्ट है वो साफ, सरल और क्रमबद्ध भाषा में लिखी जाती है। इसके बाद सिक्स्थ आता है पुनरीक्षण। तो त्रुटियों की जांच कर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाता है। तो स्टूडेंट अंत में जो भाषा, तथ्य और त्रुटियों की जांच है वो कर ली जाती है। उसके बाद जो हमारा प्रतिवेदन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी प्रतिवेदन की प्रक्रिया। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रतिवेदन की विशेषताओं को लेकर। तो अब हम प्रतिवेदन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो एक अच्छी प्रतिवेदन की क्या विशेषताएं होती है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है निष्पक्षता। तो रिपोर्ट में व्यक्तित्व भावनाओं के बजाय तथ्यों पर आधारित जानकारी होनी चाहिए। तो रिपोर्ट भावना पर नहीं बल्कि तथ्यों पर होनी चाहिए। सेकंड आता है स्पष्टता। तो भाषा और विषय वस्तु सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो भाषा ऐसी हो कि हर पाठक आसानी से समझ सके। थर्ड आता है संक्षिप्तता। तो अनावश्यक विवरणों से बचते हुए आवश्यक बातें ही लिखी जानी चाहिए। तो अनावश्यक बातें नहीं, सिर्फ जानकारी लिखनी चाहिए। फोर्थ आता है प्रामाणिकता। तो जानकारी विश्वसनीय और स्रोत संगत होनी चाहिए। तो स्टूडेंट जो सूचना है वो विश्वसनीय और प्रमाणित होनी चाहिए। उसके बाद फिफ्थ आता है व्यवस्थित संरचना। यानी कि जो रिपोर्ट का स्वरूप है वो सबसे पहले प्रस्तावना होनी चाहिए, उसके बाद मुख्य भाग, उसके बाद निष्कर्ष और उसके बाद सुझाव। यानी कि एक व्यवस्थित संरचना में वह होना चाहिए। सिक्स्थ आता है प्रस्तुतिकरण। तो रिपोर्ट को आकर्षक और व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो चार्ट, तालिका, हेडिंग ये सभी रिपोर्ट को आकर्षक बनाते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा प्रतिवेदन की विशेषताएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संप्रेषण की संभावनाएं। तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर जो संप्रेषण है उसकी संभावनाएं का अर्थ क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि आज के समय में जो संप्रेषण है वो किन किन रूपों में संभव है। तो स्टूडेंट जो संप्रेषण की भावनाएं है वो उन विभिन्न माध्यमों, तरीकों और परिस्थितियों को दर्शाती है जिनके माध्यम से विचार, सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इनकी संभावनाएं देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो संभावना आती है वो आती है तकनीकी संभावनाएं। तो स्टूडेंट ईमेल, मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तकनीकी माध्यमों ने संप्रेषण को तीव्र, सुलभ और वैश्विक बना दिया है। तो स्टूडेंट मोबाइल, ईमेल, जूम, सोशल मीडिया यहाँ पर हमारी जो संप्रेषण है वो संभव हुआ है। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें कि ऑनलाइन मीटिंग में मैनेजर का निर्देश देना वो भी हमारे वर्चुअल मीटिंग के जरिए। तो स्टूडेंट यही था हमारा तकनीकी संभावनाएं। सेकंड आता है भाषाई संभावनाएं। तो स्टूडेंट संप्रेषण कई भाषाओं में किया जाता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में संवाद होने लगता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें संयुक्त राष्ट्र में अनुवादकों की जो भूमिका होती है उनकी मदद से ही विचार विनिमय हो पाता है। तो ये था भाषाई संभावनाएं। थर्ड हमारा आता है दृश्य और श्रव्य माध्यम। तो टेलीविजन, रेडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब आदि के माध्यम से व्यापक स्तर पर संप्रेषण संभव है।
तो स्टूडेंट उदाहरण के लिए अगर आप समझे कि सरकारी योजनाओं का जो प्रचार है वो टीवी से किया जाता है। फोर्थ हमारा आता है सांस्कृतिक और सामाजिक संभावनाएं। तो स्टूडेंट विभिन्न संस्कृति और समाज में अलग अलग संप्रेषण शैलियां अपनाई जाती है, जैसे कि आप देखिए नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत। उदाहरण के लिए अगर आप समझे तो आपका हो गया गांव में स्वच्छता पर कोई भी नाटक जो कि जन जागरूकता को फैलाता है। तो ये था सांस्कृतिक और सामाजिक भावनाएं। फिफ्थ हमारा आता है औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। तो संस्थागत संरचना में औपचारिक संवाद तथा दोस्तों व परिवार में अनौपचारिक संवाद की संभावनाएं मौजूद है। तो ऑफिस मीटिंग बनाम आप दोस्तों की बातचीत कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण हो जाता है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे संप्रेषण की प्रमुख संभावनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्रतिवेदन और संप्रेषण दोनों ही किसी भी संगठन, संस्था या समाज में पारदर्शिता और प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए अनिवार्य है। तो प्रतिवेदन और संप्रेषण दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो जो प्रतिवेदन है स्टूडेंट वो जानकारी को व्यवस्थित करता है और जो संप्रेषण है वो उसे लोगों तक पहुंचाता है। तो आज के प्रतिस्पर्धी युग में जो व्यक्ति सही रिपोर्ट लिख लेता है और प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है उसको ये एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति हम मानते हैं। तो अतः एक प्रभावशाली संवादक और रिपोर्ट लेखक बनने के लिए स्पष्टता, विश्वसनीयता और उपयुक्त माध्यमों का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष स्टूडेंट, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है सर्वेक्षण का क्या तात्पर्य है, एक अच्छे सर्वेक्षण के विभिन्न गुणों पर प्रकाश डालिए। यहीं पर हमसे और करके पूछा गया है दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे वर्तमान समय में नीति निर्माण, समस्या समाधान, योजना निर्माण एवं सामाजिक सुधार के लिए सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो स्टूडेंट सर्वेक्षण एक वो तरीका है जिसके माध्यम से जो समाज की असली सच्चाई है वो सामने आती है, चाहे सरकार हो, कोई संस्था हो या रिसर्च करने वाला छात्र। तो सही निर्णय के लिए जो सर्वेक्षण है उसका जो आधार है वो बहुत ही जरूरी होता है। तो सर्वेक्षण के माध्यम से योजनाओं की सफलता या विफलता का मूल्यांकन भी संभव होता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सर्वेक्षण का तात्पर्य। तो अब हम बात कर लेते हैं सर्वेक्षण के तात्पर्य के बारे में। तो सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विषय से संबंधित जानकारी, राय या आंकड़े लोगों से एकत्र किया जाते हैं। तो स्टूडेंट सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय, समस्या या योजना से जुड़ी जानकारी सीधे लोगों से एकत्रित किया जाता है। तो सरल शब्दों में स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि लोगों से सवाल पूछकर सच्चाई जानना ही हमारा सर्वेक्षण है। तो स्टूडेंट उदाहरण के लिए आप समझिएगा, मान लीजिएगा आप जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों के लिए कितने उपयोगी है। तो आप 100 छात्रों से सवाल पूछते हैं, उनके जवाब लिखते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो यही होता है हमारा सर्वेक्षण। तो यही था हमारा सर्वेक्षण का तात्पर्य है। अब हम जान लेते हैं एक अच्छे सर्वेक्षण के कौन कौन से गुण होते हैं, यानी कि एक अच्छा सर्वेक्षण के कौन कौन से गुण है। तो अब सवाल यही है कि क्या हर व्यक्ति अच्छा सर्वेक्षक बन सकता है? जी नहीं, इसके लिए कुछ विशेष गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए वे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है संप्रेषण क्षमता। तो सर्वेक्षक को लोगों से सहज और प्रभावी संवाद स्थापित करने में दक्ष होना चाहिए। तो सर्वेक्षक को लोगों से साफ और सहज भाषा में बात करनी आनी चाहिए। सेकंड आता है निष्पक्षता। तो सर्वेक्षण करते समय उसे किसी पूर्वाग्रह या व्यक्तिगत राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अपनी राय सर्वे में नहीं थोपनी चाहिए, सिर्फ उत्तरदाताओं की बात दर्ज करनी चाहिए। थर्ड आता है धैर्य और सहनशीलता। तो लोगों से संवाद करते समय धैर्य पूर्वक उनकी बात सुनना और प्रतिक्रिया का सम्मान करना आवश्यक है। तो कुछ लोग देर से जवाब देते हैं, कुछ गुस्से में भी होते हैं, तो सर्वेक्षक को शांत रहना होता है। फोर्थ हमारा आता है पर्यवेक्षण कौशल। तो स्टूडेंट सर्वेक्षण करते समय व्यक्ति को आसपास की परिस्थितियां, भाव भंगिमाओं और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सिर्फ जवाब ही नहीं, हाव भाव और परिस्थितियों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिफ्थ आता है तकनीकी ज्ञान। तो सर्वेक्षण फॉर्म भरने, मोबाइल ऐप, डाटा संग्रह टूल्स आदि के प्रयोग का ज्ञान होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज सर्वे मोबाइल ऐप, गूगल फॉर्म और ऑनलाइन टूल से होते हैं, तो इनका जो ज्ञान है वो आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। सिक्स्थ आता है ईमानदारी, होनेस्टी। तो उत्तरदाताओं की गोपनीयता बनाए रखना और जानकारियों को जो का जो
दर्ज करना जरूरी है। तो जो जवाब मिला उसे वैसे ही लिखना चाहिए बिना बदले। तो स्टूडेंट इसलिए इसमें ईमानदारी भी होनी चाहिए। समय प्रबंधन की अगर बात करें तो सर्वेक्षण को सीमित समय में पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। तो सर्वे को तय समय में पूरा करना भी एक अच्छे सर्वेक्षक की पहचान होती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे एक अच्छे सर्वेक्षक के गुण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सर्वेक्षण रिपोर्ट दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान पर शीर्षक। तो चलिए हम एक सर्वेक्षण रिपोर्ट लिखकर आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जिस भी टॉपिक पे आपको रिपोर्ट लिखनी है, तो मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहा हूँ क्योंकि आपसे यहाँ पर जो टॉपिक है वो चेंज भी पूछा जा सकता है। तो आपको फॉर्मेट बता देंगे तो आप किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हो। तो टॉपिक में आपको सबसे पहले सबसे ऊपर आपको लिखना है जो भी आपका टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि यहाँ पे रहने वाला है दिल्ली में कूड़ा निस्तारण योजना पर जनमत सर्वेक्षण रिपोर्ट। तो इसको आप बांट लेते हैं सबसे पहले भूमिका में। तो सबसे पहले आप भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसका बैकग्राउंड है। तो जैसे कि स्टूडेंट इस वीडियो में हमने इस वाले क्वेश्चन में हमारे से दिल्ली में कूड़ा निस्तारण योजना पर सर्वेक्षण करना था। तो यहाँ पर हमने दिल्ली के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि जो दिल्ली है वो हमारे भारत की राजधानी है और यहाँ पर जो जनसंख्या है उसके बढ़ने के साथ साथ जो ठोस कचरा है वो भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको लिख देना है कि हम जो इसका निगम है यानी कि इसका जो नियामन है वो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि नगर निगम द्वारा अनेक निस्तारण योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे कि डोर टू डोर कलेक्शन, कचरे का पृथक्करण। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको भी भूमिका में यही सब लिख देना है। भूमिका के बाद आप सर्वेक्षण पद्धति लिखोगे। सर्वेक्षण पद्धति में आपको कुछ टाइम लिखना होता है यानी कि कुछ जगह टाइम, यानी कि एक तो आपको लिखना होता है स्थान। तो आप किस स्थान के कितना क्षेत्र कवर कर रहे हो सर्वेक्षण के लिए वो आपको लिख देना है। फिर आपको लिखना है नमूना, यानी कि आप कितने परिवार या कितने लोगों को आप कवर कर रहे हैं वो लिख देना है। फिर आपको विधि लिख देना है। विधि में आपको क्या करना है, विधि में आपको लिखना है कि आप किस तरीके से जो सर्वेक्षण है वो कर रहे हो। आप साक्षात्कार के द्वारा कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो, किस तरीके से आपको वो लिख देना है। उसके बाद आप लिखोगे अवधि। अवधि में आप लिखोगे टाइम, यानी कि जो सर्वेक्षण है ये कितने दिनों तक चलने वाला है वो लिख दोगे। तो यहाँ पर आप सर्वेक्षण पद्धति लिखने के बाद आप लिखोगे प्रमुख प्रश्नों व उत्तरों का सारांश। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक साइड तो आप लिखोगे जो जो प्रश्न आपको जनता से पूछने हैं और दूसरी तरफ आपको लिखना है इसका उत्तर का संक्षिप्त रूप। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे आप प्रश्न देखे तो यहाँ पर पूछा गया क्या आप कूड़े को गीला और सूखा अलग करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आया तो 50% जो हमारे जो नागरिक थे उन्होंने तो कहा हाँ, और जो 42% थे उन्होंने नहीं कहा। तो इसी तरीके से आप और क्वेश्चंस को भी लिख लोगे कि किसने किस तरीके से कितना जवाब दिया, कितने परसेंट लोगों का क्या जवाब रहा। तो इस तरीके से लिखने के बाद आप एक निष्कर्ष लिखोगे। तो निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि जो भी आपकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट है उससे क्या स्पष्ट हुआ है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली में कूड़ा निस्तारण योजना के प्रति नागरिकों की जागरूकता और सहभागिता अपेक्षा से कम है। तो हालांकि कुछ क्षेत्रों में सेवा अच्छी है लेकिन कई जगहों पर अनियमित कूड़ा उठाव, जागरूकता की कमी और समुचित संसाधनों का अभाव देखा गया है। तो इसी तरीके से आप निष्कर्ष लिख देंगे और निष्कर्ष के बाद आपको एक चीज और लिखनी है, वो रहने वाला है सुझाव। तो सुझाव में आपको क्या बताना है, यानी कि आप एक तरीके से समाधान या सुझाव को भी एक तरीके में देख सकते हैं। तो सुझाव में आपको जैसे यहाँ पर बताया गया जन जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया जाए, विद्यालयों और कॉलोनियों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाए, कूड़े के पृथक्करण के प्रक्रिया को अनिवार्य किया जाए, शिकायत निवारण प्रणाली को सशक्त किया जाए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट आपको भी सुझाव लिख देंगे तो आपकी जो एक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो तैयार हो जाएगी। तो आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया, आपसे अगर आप किसी भी टॉपिक पर आता है तो आप इसी फॉर्मेट के साथ लिख देंगे। इसके बाद आप पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो सर्वेक्षण है स्टूडेंट वो तो एक ऐसा माध्यम है जो समाज की नब्ज को पकड़ता है और जो हमारा अच्छा सर्वेक्षक है वो निष्पक्ष और सतर्क रहकर ही सही रिपोर्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालिए और ब्लॉग लेखन की विशेषताएं बताते हुए इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे 21वीं सदी को डिजिटल युग कहा जाता है जिसमें सूचना का आदान प्रदान तीव्र गति से
हो रहा है। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का युग है ये डिजिटल का है, जहाँ जो विचार है वे शब्दों से नहीं बल्कि पोस्ट, रील और ब्लॉग से फैलते हैं। तो सोशल मीडिया और ब्लॉग दोनों ही हमारे एक ऐसे आधुनिक संप्रेषण के माध्यम बन चुके हैं जो कि हमारे समाज को फैलाते हैं। तो जो सोशल मीडिया है वो वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ता है, और स्टूडेंट जो हमारा ब्लॉग लेखन है वो व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का मंच प्रदान करता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश को लेकर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो सोशल मीडिया आखिर है क्या। तो आज के टाइम में वैसे तो सभी स्टूडेंट को पता होगा सोशल मीडिया का अर्थ, लेकिन अगर हमें इसे परिभाषित करना हो तो हम इसे किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो सोशल मीडिया एक डिजिटल मंच है जो लोगों को संवाद, सूचना साझा करने और सामाजिक संबंध स्थापित करने की सुविधा देता है। तो सोशल मीडिया वह डिजिटल मंच है जहां पर लोग जानकारी साझा करते हैं, विचार रखते हैं, संवाद करते हैं और समाज को प्रभावित करते हैं। तो जैसे कि आप देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सभी हमारे सोशल मीडिया के कुछ उदाहरण हो गए। तो ये तो हमारा सोशल मीडिया की परिभाषा हो गई। अब हम सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देख लेते हैं। तो इसके हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रभाव पड़े। सबसे पहले आता है सामाजिक प्रभाव। तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का आसान माध्यम। तो आज दूर बैठे रिश्तेदार सोशल मीडिया के पास हो गए हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, आपदा के समय सूचना कुछ सेकंडों में फैल जाती थी। तो स्टूडेंट, जो हमारा मी टू, सेव सोइल जैसे जो आंदोलन है, ये हमारे इसी का उदाहरण था। तो सामाजिक मुद्दों पर जनमत और अभियान चलाना भी आज के टाइम में सरल हो चुका है सोशल मीडिया के जरिए। तो ये तो सामाजिक प्रभाव हुए। सेकंड आता है शैक्षिक प्रभाव। तो आज जो पढ़ाई है वो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रही, बल्कि आप यूट्यूब लेक्चर देखें, ऑनलाइन क्लास देखें, पीडीएफ और नोट, सब कुछ आपके मोबाइल में मिल जाता है। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और अध्ययन समूह सक्रिय हुई है। तो स्टूडेंट, छात्र घर बैठे ही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकता है। जैसे कि आप भी ये लेक्चर देख रहे हो तो आप यूट्यूब के माध्यम से इसको देख रहे होगे। तो स्टूडेंट, ये भी हमारा जो शैक्षिक प्रभाव है ये भी पड़ा। थर्ड आता है व्यवसायिक प्रभाव। तो कंपनियां सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार करती है। तो आज जो कंपनियां हैं वो विज्ञापन अखबार से ज्यादा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर करती है। तो अगर आप देखिए, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ऑनलाइन बिजनेस हमारे तेजी से बढ़ रहे हैं। तो यही था व्यवसाय के प्रभाव। फोर्थ आता है राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक दल सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रचार, घोषणाएं और जनसंवाद करते हैं। तो राजनीति भी अब डिजिटल हो चुकी है। नेता सोशल मीडिया से सीधा जनता से जुड़ते हैं। तो चुनाव प्रचार, जनमत निर्माण सब कुछ ऑनलाइन लगा है। तो स्टूडेंट, जन भावनाओं को समझने और उनके अनुसार रणनीति बनाने में भी ये सहायक सिद्ध हुआ है। फिफ्थ आता है नकारात्मक प्रभाव। तो अफवाहों, फेक न्यूज़ों, साइबर क्राइमों में वृद्धि। तो स्टूडेंट, जहां पर फायदा है वहां पर नुकसान भी है। तो फेक न्यूज, साइबर क्राइम, समय की बर्बादी, मानसिक तनाव, निजता का हनन, तो ये सभी हमारे इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव है। तो ओवरऑल आप स्टूडेंट निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है वो तलवार की तरह है। अगर सही हाथ में है तो सुरक्षा देता है, लेकिन अगर गलत हाथ में है तो नुकसान देता है। तो जहां पर इसके सकारात्मक पक्ष है वहीं पर इसके नकारात्मक पक्ष भी है। तो इसलिए विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग आवश्यक है, ताकि इसका जो दुरुपयोग है वो समाज पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ब्लॉग लेखन की विशेषताएं और उसका प्रकार। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जो ब्लॉग लेखन है उसका अर्थ क्या है, ब्लॉग लेखन है क्या। तो ब्लॉग एक प्रकार की डिजिटल डायरी है जिसमें लेखक अपनी राय, अनुभव, ज्ञान या जानकारी को नियमित रूप से साझा करता है। तो ब्लॉग लेखन एक ऐसा माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने विचार, अनुभव, ज्ञान, इन सभी को इंटरनेट पर लिखकर दुनिया से साझा करता है। तो आप कह सकते हैं जो ब्लॉग है वो एक डिजिटल डायरी जैसा होता है। तो ब्लॉग लेखन व्यक्तित्व, व्यवसाय और अभिव्यक्ति पर एक प्रभावी माध्यम है। तो ये था हमारा ब्लॉग लेखन का अर्थ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लॉग लेखन की विशेषताओं को लेकर। तो सबसे पहली विशेषता आती है स्वतंत्रता। तो स्टूडेंट, लेखक बिना रोक टोक अपनी बात इसमें कह सकता है। सेकंड आती है ताजगी। तो स्टूडेंट, ब्लॉग जो है वो समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। थर्ड आता है संवेदनात्मकता। तो पाठक कमेंट के जरिए लेखक से संवाद भी कर सकते हैं। फोर्थ आता है सूचनात्मकता। तो ब्लॉग ज्ञान बढ़ाने वाला होता है, यानी कि हमें सूचना प्रदान करता है। फिफ्थ आता है सुलभता। तो स्टूडेंट, मोबाइल, लैपटॉप कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मोरो किसी भी डिवाइस पर इंटरनेट से आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो यही था हमारा। सिक्स्थ आता है दृश्यता। तो दृश्यता में अगर हम बात करें तो तस्वीर, वीडियो, लिंक, ये सभी ब्लॉग को आकर्षक बनाते हैं। तो स्टूडेंट, सेवंथ आता है प्रभाव।
तो ब्लॉग समाज और सोच पर दोनों को बदल सकता है। तो ये हमारी ब्लॉग समाज, नीति या व्यापार पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो यही थे हमारे ब्लॉग की कुछ विशेषताएं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉग के कुछ प्रकारों के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल ब्लॉग। तो इसमें जो लेखक होता है वो अपने अनुभव, अपने विचार और दिनचर्या साझा करता है। सेकंड आता है व्यावसायिक ब्लॉग। तो इसमें कंपनी अपनी उत्पाद, सेवा की जानकारी देती है। थर्ड आता है शैक्षिक ब्लॉग, जिसमें कि छात्रों और शिक्षकों के लिए सामग्री या गाइड टिप्स आदि होते हैं। फोर्थ आता है यात्रा ब्लॉग यानी कि ट्रैवल ब्लॉग। तो इसमें यात्रा प्रेमियों द्वारा अनुभव और यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है। इसी तरीके से एक फूड ब्लॉग हो गया, जिसमें व्यंजन, रेसिपी, भोजन, संस्कृति दिखाई जाती है। एक होता है टेक ब्लॉग, जिसमें नए गैजेट्स, ऐप, सॉफ्टवेयर, इन सभी पर दिखाया जाता है। एक होता है हेल्थ ब्लॉग, जो कि स्वास्थ्य, योग, फिटनेस, जीवन शैली से संबंधित जानकारी देते हैं। एक होता है हमारा सामाजिक राजनीतिक ब्लॉग। तो ये हमारे सामाजिक मुद्दों, राजनीति या विचारधारा पर आधारित विचार को प्रदर्शित करते हैं। तो यही थे हमारे स्टूडेंट कुछ ब्लॉग के प्रकार। तो आप ओवरऑल यही कह सकते हैं कि जो ब्लॉग है वो एक शक्तिशाली माध्यम है, जो कि व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने और लोगों से जुड़ने का मंच देता है। तो स्टूडेंट, आप कह सकते हैं कि जो ब्लॉग लेखन है वो सोच को शब्द देता है और शब्दों को पहचान। तो ये केवल एक लेखन ही नहीं है, बल्कि डिजिटल अभिव्यक्ति की एक शक्ति भी है। तो अगर आप समग्र मिश्रण की बात करें, दोनों आंसर का कंक्लूजन अगर आप लिखे, तो आप कह सकते हैं जो सोशल मीडिया है वो तेज और व्यापक संप्रेषण देता है, लेकिन जो हमारा ब्लॉग लेखन है स्टूडेंट, वो हमारा गहराई और विचार देता है। तो अगर हम दोनों का सकारात्मक और जिम्मेदारी से उपयोग करें, तो ये जो समाज है ये बदल सकता है। तो स्टूडेंट, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो ये दोनों ही माध्यम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है, संप्रेषण की प्रक्रिया समझाते हुए उसमें प्रतिपुष्टि के महत्व को स्पष्ट कीजिए और संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो प्रस्तावना में हम देखेंगे, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन संवाद पर आधारित होता है। तो स्टूडेंट, संप्रेषण केवल बोलना ही नहीं बल्कि समझना और प्रतिक्रिया देना भी होता है। तो यहाँ पर केवल बोलना या सुनना नहीं बल्कि समझना भी शामिल होता है। तो संप्रेषण की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि जो संदेश है वो कितनी स्पष्टता से दिया गया है और कितना सही तरीके से समझा गया है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संप्रेषण की अवधारणा। तो अब हम समझ लेते हैं आखिर कम्युनिकेशन है क्या, संप्रेषण है क्या। तो स्टूडेंट, जो संप्रेषण शब्द है ये हमारे संस्कृत के प्रेषण से बना है, जिसका अर्थ होता है भेजना। तो स्टूडेंट, इसमें हमने जो संप्रेषण की अवधारणा है ये हमने आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में भी डिस्कस किया था। तो एक बार हम आपको शॉर्टली बता देते हैं। तो अगर आपको डीपली देखना है तो आप उसी क्वेश्चन पर रिपीटेड चले जाइएगा। तो स्टूडेंट, संप्रेषण का अर्थ है जब कोई व्यक्ति अपने विचार या सूचना दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझकर प्रतिक्रिया देता है, तभी जो हमारा संप्रेषण है वो पूरा होता है। तो ये तो हमारा संप्रेषण हो गया। इसके मुख्य घटक होते हैं जैसे कि प्रेषक हो गया, तो संदेश भेजने वाले व्यक्ति को हम प्रेषक कहते हैं। सेकंड आता है संदेश, तो वह बात या सूचना को भेजा जा रहा है उसको संदेश कहते हैं। थर्ड आता है माध्यम, यानी कि किस माध्यम से भेज रहे हैं, जैसे कि मौखिक, लिखित। फोर आता है ग्रहणकर्ता, यानी कि संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम ग्रहण करते हैं। फिफ्थ आता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग, तो संदेश को भाषा या संकेत में बदलना, उसे समझना हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। सिक्स्थ आता है शोर या बाधा, जैसे कि जो हमारा नॉइज होता है, तो ये वो अवरोध होता है जो संप्रेषण में व्यवधान डाल सकता है। सेवंथ आता है प्रतिपुष्टि, यानी कि जिसे हम फीडबैक भी कहते हैं। तो जब स्टूडेंट दूसरा व्यक्ति समझ लेता है तो प्रतिक्रिया देता है, तो उससे पता चल जाता है कि जो हमारा संप्रेषण है वो सफल हुआ या नहीं हुआ। तो यही थे हमारे कुछ मुख्य घटक। इसके बाद हम संप्रेषण की प्रक्रिया पर बात कर लेते हैं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे की जाती है, सबसे पहले आता है विचार निर्माण। तो स्टूडेंट, प्रेषक के मन में एक विचार आता है जिससे वो व्यक्त करना चाहता है। फिर उसके बाद करता है कोडिंग। तो स्टूडेंट, जिसे हम कूट लेखन भी कहते हैं, तो उस विचार को शब्द, संकेत या भाषा में बदला जा सकता है। उसके बाद थर्ड आता है संदेश का प्रेषण। तो संदेश किसी माध्यम से भेजा जा सकता है स्टूडेंट, जैसे कि बोलकर, लिखकर या डिजिटल रूप से। फोर्थ आता है आपका ग्रहण। तो जब प्राप्तकर्ता संदेश ग्रहण कर लेता है तो वह हमारा ग्रहण वाला जो
चरण है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद आता है आपका डिकोडिंग। तो वह संदेश को समझने की कोशिश करता है कि प्राप्तकर्ता जो होता है वो संदेश को समझता है कि उसने कहा क्या है। उसके बाद आता है सिक्स्थ यानी कि प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। तो प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया देता है हाँ, नहीं, सवाल या उत्तर के रूप में। तो हम समझ लेते हैं जब प्रतिपुष्टि हो जाती है कि जो हमारा संप्रेषण है वो सफल हुआ है। तो आप इसको एक आसान उदाहरण से समझिएगा। क्लास में शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर छात्र सिर हिलाते हैं, सवाल पूछते हैं, उत्तर देते हैं, तो शिक्षक समझ जाता है कि बात समझ में आ रही है, और यही है हमारा फीडबैक यानी कि हमारा प्रतिपुष्टि। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रतिपुष्टि के महत्व को लेकर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिपुष्टि होता क्या है। तो स्टूडेंट, जो प्रतिपुष्टि है वो संप्रेषण की आत्मा होती है। इसके बिना जो संप्रेषण है वो अधूरा माना जाता है। यह हमें बताता है कि जो प्रतिपुष्टि है ये हमारा जो संदेश है वो उसको समझा गया है या नहीं समझा गया है। तो इसके हमें मुख्य लाभ होते हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है संप्रेषण की पूर्णता। तो स्टूडेंट, फीडबैक बताता है कि जो संदेश है वो सही पहुंचा या नहीं पहुंचा। सेकंड आता है सुधार की संभावना। तो अगर बात समझ नहीं आई तो दोबारा समझाई भी जा सकती है। थर्ड आता है संबंधों में सुधार। तो खुली प्रतिक्रिया से जो विश्वास और समझ है वो भी बढ़ने लगती है। फोर्थ आता है प्रेरणा और भागीदारी। तो सकारात्मक फीडबैक जो होता है स्टूडेंट, वो आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। फिफ्थ आता है दिशा निर्धारण। तो फीडबैक से पता चलता है कि जो संवाद है वो सही दिशा में है या नहीं। तो स्टूडेंट, सही दिशा में जा रहा है या उसमें बदलाव की आवश्यकता है, ये हमारा दिशा निर्धारण के अंतर्गत आता है। तो उदाहरण तो मैंने अभी आपको बता दिया। मान लीजिएगा जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो बच्चे सिर हिला रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, तो मान लीजिएगा जो फीडबैक है वो मिल रहा है, यानी कि जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वो पूरा हो रही है। तो स्टूडेंट, बिना फीडबैक के क्या होगा आप उसको भी समझ लीजिएगा। तो बिना फीडबैक के जो गलत फहमियां है वो हो सकती है, अधूरा संवाद रह सकता है, गलत निर्णय लिए जा सकते हैं, और संबंधों में तनाव आ सकते हैं। तो यही थे हमारे प्रतिपुष्टि के मुख्य लाभ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि जो संप्रेषण है वो सतत और द्विपक्षीय प्रक्रिया के रूप में देखी जाती है। तो सिर्फ संदेश भेजना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि उसे समझा भी जाए और प्रतिक्रिया भी मिले। तो स्टूडेंट, यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को बेहतर बनाती है, बल्कि किसी भी संगठन, संस्था या समाज के कुशल संचालन के लिए भी ये आवश्यक होते हैं। तो प्रतिपुष्टि संप्रेषण को सार्थक, प्रभावी और सफल बनाती है। तो स्टूडेंट, आज के संवाद प्रधान युग में फीडबैक को नजरअंदाज करना, सफलता को नजरअंदाज करना है। तो इसीलिए फीडबैक के महत्व को समझना आज के संचार प्रधान युग में अत्यंत आवश्यक है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, संप्रेषण के विविध प्रकारों का विस्तृत विवेचन कीजिए और सामाजिक और व्यावसायिक संप्रेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में हम बात करेंगे कि जो संप्रेषण है वो हमारे मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो स्टूडेंट, क्योंकि सही बात सही तरीके से कहना ही हमारा एक प्रभावी संप्रेषण माना जाता है, तो समाज, शिक्षा, राजनीति, व्यापार, सब जगह पर जो संप्रेषण की भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसके जो प्रकार भी है वे भी विभिन्न विभिन्न हो जाते हैं, और उनका जो उपयोग है वो भी अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद अब हम बात कर लेते हैं संप्रेषण के विविध प्रकार के बारे में। तो स्टूडेंट, चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारा संप्रेषण है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचार, भावना या सूचना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचती है। तो ये हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकृति के आधार पर जो सबसे पहले प्रकार आता है स्टूडेंट, वो आता है मौखिक संप्रेषण। तो इसका अर्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट, जब संदेश शब्दों के माध्यम से बोलकर दिया जाता है, यानी कि बोलकर संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है, तो इसमें जो भाषा होती है स्टूडेंट, वो शब्द, लहजे और स्वर का उपयोग होता है, तो उसे यह मौखिक संप्रेषण कहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप समझिएगा कि शिक्षक का पढ़ना, भाषण देना, फोन पर बातचीत करना। तो स्टूडेंट, इसकी विशेषता यही होती है, इसमें तुरंत प्रतिक्रिया होती है, भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, और आमने सामने संवाद में प्रभावी होता है। तो सीमाएं स्टूडेंट यही है इसकी कि ये रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि गलतफहमी की जो संभावना है वो भी आ सकती है। सेकंड आता है हमारा लिखित संप्रेषण। तो इसमें लिखित शब्दों के माध्यम से संप्रेषण होता है। तो जब संदेश लिखित रूप में दिया जाए तो उसको हम लिखित संप्रेषण कहते हैं। तो स्टूडेंट, इसका जो
विशेषता है वो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें स्थायी रिकॉर्ड होता है, औपचारिकता रहती है और सटीकता रहती है। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें पत्र, ईमेल, नोटिस, रिपोर्ट, तो सब ये हमारे लिखित संप्रेषण हो गए। तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि प्रतिक्रिया में समय, भावनाओं की कमी, तो ये हमारे लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। थर्ड हमारा आता है अशाब्दिक संप्रेषण। तो अशाब्दिक संप्रेषण ऐसे होते हैं, इसमें शब्दों के बिना संकेतों, हाव भाव, शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से संप्रेषण होता है। तो जब बिना शब्दों के भाव और विचार व्यक्त हो तो उसे हम अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति होती है, साथ ही मौखिक संवाद को ये समर्थन करता है। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें चेहरे के भाव हो गए, आंखों का संपर्क हो गया, हाथ के इशारे हो गए, ये शारीरिक मुद्रा हो गई। तो स्टूडेंट इसमें यह भी सीमा होती है कि जो यहाँ पर अर्थ है वो गलत भी निकल सकता है और सांस्कृतिक अंतर भी आ सकता है। तो यही था अशाब्दिक संप्रेषण। इसके बाद फोर्थ आता है दृश्य संप्रेषण। तो इसमें चित्र, चार्ट, ग्राफ, मैप आदि के माध्यम से जानकारी साझा की जाती है। तो चित्रों और प्रतीकों द्वारा सूचना देना ये हमारा दृश्य संप्रेषण कहलाता है। तो स्टूडेंट इसकी विशेषता यही है कि जल्दी समझ में ये आ जाते हैं, आकर्षक और प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें चार्ट और ग्राफ हो गए, पोस्टर हो गए, इनोग्राफिक्स हो गए, साइन बोर्ड हो गए या पावर पॉइंट प्रस्तुति हो गई, तो यही हमारे सब दृश्य संप्रेषण थे। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे प्रकृति के आधार पर। अब हम बात कर लेते हैं प्रवाह के आधार पर। तो प्रवाह के आधार पर कौन कौन से है उनको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रवाह के आधार पर सबसे पहले जो हमारा आता है वो हमारा आता है एक मार्गी संप्रेषण को लेकर। तो स्टूडेंट जो एक मार्गी संप्रेषण होता है, इसमें जो प्रेषक होता है वो संदेश भेजता है और ग्रहणकर्ता केवल सुनता या पढ़ता है, यानी कि प्रतिक्रिया इसमें जरूरी नहीं होती। उसको ही हम एक मार्गी संप्रेषण कहते हैं, जैसे कि रेडियो प्रसारण हो गया या भाषण हो गया। सेकंड आता है द्विपक्षीय संप्रेषण। तो इसमें जो प्रेषण और ग्रहण करता होता है वे दोनों में आपस बातचीत करते हैं, यानी कि वे दोनों प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि आप किसी संवाद को देखें, चर्चा को देखें या साक्षात्कार को देखें। तो स्टूडेंट ये तो हमारे प्रवाह के आधार पर हो गए। थर्ड हमारे आते हैं माध्यम के आधार पर। तो माध्यम के आधार पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो स्टूडेंट में हमारे आता है प्रत्यक्ष संप्रेषण। तो आमने सामने बातचीत जिसमें आवाज, हाव भाव दोनों का उपयोग होता है उसे हम प्रत्यक्ष संप्रेषण कहते हैं। और अप्रत्यक्ष संप्रेषण वो होता है जो लिखित या लिखित माध्यमों से किया गया संप्रेषण होता है। जैसे कि आप टेलीफोन देखें, ईमेल देखें, व्हाट्सएप देखें, तो ये सभी हमारे अप्रत्यक्ष संप्रेषण के ही उदाहरण है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं औपचारिकता के आधार पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारा आता है औपचारिक संप्रेषण। तो इसका अर्थ होता है यह संस्था या संगठन के नियमों के अनुसार होता है। तो संस्था के नियमों के अनुसार होने वाला संवाद या हमारा औपचारिक संप्रेषण कहलाता है। तो स्टूडेंट इसमें आदेश, रिपोर्ट, मीटिंग आदि आती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखो ऑफिस मीटिंग हो गई, सरकारी पत्राचार हो गए या आधिकारिक आदेश हो गया। तो ये तो हमारे औपचारिक संप्रेषण हो गए। सेकंड हमारे आते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। तो यह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। तो बिना नियमों के स्वाभाविक संवाद हमारे अनौपचारिक संप्रेषण में आते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आप देखें दोस्तों में बातचीत, घरेलू चर्चाएं, तो स्टूडेंट ये सभी हमारे माध्यम के आधार पर जो अनौपचारिक संप्रेषण है वे होते हैं। तो यही थे स्टूडेंट हमारे संप्रेषण के कुछ प्रकार जो कि मैंने आपको बता दिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक और व्यावसायिक संप्रेषण के बीच में अंतर को लेकर। तो सबसे पहले एक तरफ हम लिखेंगे आधार, दूसरी तरफ लिखेंगे सामाजिक और थर्ड तरफ लिखेंगे व्यावसायिक। तो उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक संप्रेषण का जो उद्देश्य होता है वो होता है संबंध बनाना, भावनाओं का आदान प्रदान। लेकिन जो व्यावसायिक होता है उसका उद्देश्य होता है कार्य करना, सूचना और निर्देश देना। प्रकृति की अगर बात करें तो सामाजिक संप्रेषण अनौपचारिक और स्वाभाविक होता है, वहीं पर जो व्यावसायिक संप्रेषण है वो औपचारिक और योजनाबद्ध होता है। माध्यम की बात करें तो सामाजिक संप्रेषण आमने सामने बातचीत होता है, जैसे कि फोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये सभी होते हैं, अवॉइड होते हैं। तो स्टूडेंट व्यावसायिक जो संप्रेषण होता है वो ईमेल, पत्र, रिपोर्ट के माध्यम से होता है। ऐसे ही भाषा में बात करें तो सामाजिक में साधारण भावनात्मक भाषा होती है और व्यावसायिक में व्यावसायिक स्पष्ट और तकनीकी होती है। उदाहरण अगर आप देखें सामाजिक का उदाहरण है मित्रों से बातचीत, पारिवारिक वार्तालाप। इसी तरीके से व्यावसायिक का हमारा जो उदाहरण है वो है ऑफिस मीटिंग, कंपनी रिपोर्ट, ग्राहक सेवा आदि। तो स्टूडेंट यही था हमारा अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो संप्रेषण है वो हमारे मानव जीवन की आत्मा है। हर परिस्थिति के लिए जो संप्रेषण का अर्थ है, जो उसका प्रकार है वो अलग अलग होता है। तो जहां पर एक मौखिक संवाद भावनाएं दिखाता है, वहीं पर जो एक लिखित संवाद है वो स्थायित्व देता है।
तो स्टूडेंट सामाजिक संप्रेषण जहां भावनात्मक संबंधों को सुदृढ़ बनाता है, वहीं पर जो व्यावसायिक संप्रेषण होता है वो संस्थाओं को सुगठित और सफल बनाता है। तो जो व्यक्ति समय और स्थिति के अनुसार संप्रेषण के प्रकार को समझकर उसका उपयोग करता है, वही प्रभावी वक्ता और सफल व्यक्ति बनता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा पूछा गया है, दिल्ली के कूड़ा निस्तारण योजना अभियान पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये हमने अब से पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, उसका आंसर हमने किया था, तो ये दोबारा रिपीट हो गया है। तो आपको इसको इसी तरीके से लिखना है जैसे कि हमने पहले बताया था। यहीं पर हमसे और करके पूछा गया है, एक अच्छे संपादकीय का महत्व बताते हुए एक अच्छे संपादक के गुणों का विवेचन कीजिए। तो ये भी हमने आपको एक तरीके से बताया हुआ था, लेकिन हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप बैकग्राउंड लिख देंगे। तो बैकग्राउंड जैसे कि हमने दिल्ली से रिलेटेड बताया था कि जो दिल्ली है वो हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पर जो जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है, जिस कारण जो हमारा प्रदूषण है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो इसके निस्तारण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। तो इसी तरीके से आपको प्रस्तावना लिख देनी है। उसके बाद आप लिखेंगे सर्वेक्षण की रूपरेखा। तो सर्वेक्षण की रूपरेखा स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप पहले स्थान लिखेंगे, फिर नमूना, फिर समय अवधि, फिर सर्वेक्षण विधि। इसके बाद आप सर्वेक्षण निष्कर्ष लिख देंगे। यानी कि स्टूडेंट जो मैंने आपको बताया था, एक तरफ आप प्रश्न लिखेंगे, दूसरी तरफ उत्तर लिखेंगे। तो इसी तरीके से आपको प्रश्न पूछ देने हैं और कितने % लोगों का क्या उत्तर रहता है वो भी आपको लिख देना है। इसके बाद आप इनका विश्लेषण करेंगे और जांचेंगे कि जो हमारा सर्वेक्षण है उसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकला है। तो निष्कर्ष जो भी निकला आप बता देंगे कि जो हमारा नागरिक है वे जन जागरूक नहीं है, उनमें जागरूकता की कमी है। तो स्टूडेंट जागरूकता अभियानों की जो पहुंच है वो भी सीमित है। तो इसी तरीके से आप विश्लेषण लिख देंगे या निष्कर्ष भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप समस्याएं लिखेंगे कि समस्याएं क्या क्या थी। तो जैसे यहाँ पर समस्या थी कचरे का समुचित पृथक्करण न होना, सफाई कर्मियों की अनियमित उपस्थिति और जागरूकता की कमी। तो समस्या लिखने के बाद आपको सुझाव भी जरूर देने हैं। तो सुझाव में आपको कैसे कैसे बताना है, जो भी उसका समाधान हो सकता है उसको आपको सुझाव में बता देना है। तो यहाँ पर जैसे है जागरूकता कार्यक्रम हो गया, प्रोत्साहन योजनाएं हो गए, डोर टू डोर निगरानी हो गई, तकनीकी उपाय हो गई या जन भागीदारी हो गई। तो इसी तरीके से आप सुझाव लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एक छोटा सा निष्कर्ष। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो दिल्ली की स्वच्छता है वो हमारे सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी भी इसमें आवश्यक होती है। तो इसी तरीके से आप ओवरऑल पूरा निष्कर्ष लिख देंगे। और जो हमारा ये दूसरे वाला क्वेश्चन था, एक अच्छे संपादकीय के गुण, तो स्टूडेंट ये हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि अच्छा सुनना, धैर्य रखना। तो स्टूडेंट ये सभी हमारे संपादक के गुण ही होते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये जो हमारा आंसर नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया डायरी लेखन का आशय, उसकी विशेषता, साथ ही एक डायरी लेखन के अंश। यहीं पर हमसे और करके पूछा गया डायरी लेखन का महत्व और इसकी सावधानियां। तो स्टूडेंट चलिए इस आंसर की हम शुरुआत कर लेते हैं एक छोटे से परिचय से। तो परिचय में हम लिखेंगे कि जो डायरी लेखन है वो एक प्रक्रिया है, भावनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें जो व्यक्ति होता है वो अपने मन की बात, अपने मन के भाव, इन सभी को एक डायरी में या एक लिपिबद्ध तरीके से लिखता है। तो ये एक लिखने का ही माध्यम नहीं है बल्कि स्वयं से संवाद करने का माध्यम भी है। तो स्टूडेंट यह जो लेखन है ये जीवन के उस पल को सजोने में सहायक होता है जिसे व्यक्ति स्मृतियों में सुरक्षित रखना चाहता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डायरी लेखन का आशय। तो अब हम समझ लेते हैं आखिर जो डायरी लेखन है उसका अर्थ क्या है, डायरी लेखन है क्या। तो स्टूडेंट अपने जो दैनिक अनुभव हो गए या अपने जो भी भावनाएं हो गई या जो अभी स्मृतियां हो गई, उनको एक विशेष घटना को तिथि और समय के साथ एक निजी दस्तावेज में दर्ज करना ही हमारा डायरी लेखन होता है। तो स्टूडेंट ये पूरी तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हैं प्राइवेट होती है, व्यक्तिगत होती है। ये दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होते हैं, यानी कि खुद से संवाद करने के लिए होती है। तो ये थी डायरी लेखन का आशय। अब हम डायरी लेखन की कुछ विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो सबसे पहली विशेषता आती है स्टूडेंट वो आती है निजता की, यानी कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो खुद के लिए लिखता है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरी विशेषता आती है इसमें तिथि और समय का जो एक तरीके से उल्लेख है वो इसमें मिलता है। तो स्टूडेंट इसमें तिथि और
स्थान लिखा होता है। इसकी जो भाषा होती है वो सरल, सहल और भावनात्मक होती है। साथ ही ये स्टूडेंट हमारी जो छोटी बड़ी घटनाएं होती है उन सभी को दर्ज करती है। तो स्टूडेंट जो डायरी है वो एक प्रकार से समय की पुस्तक होती है, जिसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम उस समय में वापस चले गए हैं। तो यही सभी थी हमारे डायरी लेखन की विशेषताएं। अब हम डायरी लेखन का महत्व की अगर बात करें तो स्टूडेंट ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। साथ ही ये हमारे तनाव को कम करता है और एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई आलोचना नहीं होती, कोई डर नहीं होता। तो इससे अभिव्यक्ति कौशल में भी सुधार होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो स्टूडेंट जब हम पुराने पन्नों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने अपना विकास किस तरीके से किया, हमने किस अवस्था में किस स्थिति से गुजरे हैं और यहाँ पर हम किस टाइप से पहुंचे हैं। तो यही था डायरी लेखन का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है डायरी लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां। तो स्टूडेंट ये जो हमारा डायरी लेखन होता है ये व्यक्तिगत होती है, तो इसलिए इसकी जो गोपनीयता है वो सबसे बड़ी सावधानी हो जाती है। तो स्टूडेंट इसमें हमें कोई भी असत्य या भ्रामक बातें नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए ही होती है, तो इसे हमें ईमानदारी से लिखना होना चाहिए। साथ ही इसमें जो भाषा होनी चाहिए वो मर्यादा में होना चाहिए और नकारात्मकता को इसमें नहीं रखना चाहिए। तो यदि डायरी को कभी सार्वजनिक किया भी जाए तो उसमें किसी अन्य की निजता भंग न हो, इसका भी आपको जो ध्यान है वो आवश्यक रखना चाहिए। तो यही थी हमारी डायरी लेखन में बरती जाने वाली सावधानियां। तो आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूं कि जो डायरी लेखन है आखिर वो किस तरीके से किया जाता है। तो फॉर्मेट में आप समझिए, आप सबसे पहले दिनांक और स्थान लिखते हैं। तो आप लिखेंगे प्रिय डायरी। तो आपका जो भी आज का जो दिन है, आपके पूरे दिन की जो दिनचर्या है, आपके जो अनुभव है, उस तरीके से आप उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको ये लिखने के बाद आपको लिखना है तुम्हारा अपना नाम, यानी कि अपना करके लिख देना आपको अपना नाम। जिस तरीके से भी आप अपना नाम लिख देते हैं तो स्टूडेंट इसी तरीके से जो आपका डायरी लेखन है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसमें कुछ ज्यादा आपको लिखना नहीं होता, बस अपने दिन की दिनचर्या लिख देनी होती है। तो इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है, तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो डायरी लेखन है वो केवल एक आदत ही नहीं है, बल्कि वो एक आत्मा का लेखन भी है और ये हमें समझ को समझने का एक अवसर भी देता है। तो स्टूडेंट जो जीवन के छोटे छोटे पल होते हैं उनको जब हम लिख लेते हैं तो वे हमारी यादें नहीं रहते, बल्कि हमारी विकास का दस्तावेज भी बन जाते हैं। तो इसीलिए जो युवाओं के बीच हमारा डायरी लेखन है इसको प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे स्वयं के प्रति सजग, ईमानदार और संवेदनशील भी बन सके और तनाव से भी मुक्त रहे। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है प्रभावी संप्रेषण में भाषा कौशल के महत्व को सविस्तार लिखिए और संप्रेषण के कितने आयाम है। हेरोल्ड डी लासवेल के अनुसार संप्रेषण किस माध्यम से होता है। तो स्टूडेंट चलिए जो हमारे प्रभावी संप्रेषण में भाषा के कौशल का महत्व है उसको देख लेते हैं। तो चलिए इस आंसर की शुरुआत हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो परिचय में जैसे कि आपको बता देना है संप्रेषण के बारे में, तो ये मैंने आपको हर आंसर में बताया कि जो संप्रेषण है वो विचारों, भावनाओं, जानकारियों का आदान प्रदान है। तो स्टूडेंट इसमें जो मूल आधार होता है वो भाषा होती है। तो भाषा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति है वो अपने संदेश को स्पष्ट, प्रभावी और सटीक रूप में बता पाता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है प्रभावी संप्रेषण में भाषा कौशल के महत्व को लेकर। तो सबसे पहला आता है स्पष्टता और समझ में आसानी। यानी कि स्टूडेंट भाषा कौशल से अभिप्राय हमारा यही है कि जो शब्द है वे इतने सरल, सहज होने चाहिए जो कि व्यक्ति को समझ में आ सके। तो आज संदेश आसानी से समझा जा सके। गलत या अस्पष्ट भाषा से जो भ्रम है या गलतफहमी है वो उत्पन्न हो सकती है, जिससे कि जो संप्रेषण का जो उद्देश्य है वो अधूरा रह जाता है, यानी कि फीडबैक नहीं मिलती है। सेकंड हमारा था भावना और विचारों का सटीक प्रस्तुतिकरण। तो ये जो हमारे विचार होते हैं, ये हमारे जो भाषा कौशल है, ये हमारे विचारों को केवल स्पष्ट ही नहीं करता, बल्कि अपनी भावनाओं को भी प्रभावी ढंग से हम व्यक्त कर पाते हैं। तो सामने वाले के साथ गहरा संबंध ये बनाता है, साथ ही संदेश को अधिक प्रभावशाली ये बनाता है। थर्ड हमारा आता है सुनने और पढ़ने की क्षमता में सुधार। तो भाषा कौशल केवल बोलने या लिखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये हमारे सुनने और पढ़ने में भी आता है। तो स्टूडेंट जब हम किसी को अच्छे तरीके से समझेंगे तो दूसरे के संदेश को भी सही अर्थ में ग्रहण हम तभी कर पाएंगे, जिससे कि जो द्विपक्षीय और सार्थक संप्रेषण है वो संभव हो पाता है। तो ये था सुनने और पढ़ने की क्षमता में विस्तार। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है संस्कृति और सामाजिक संदर्भ का सही प्रयोग।
तो जो भाषा है वो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझने वाली होनी चाहिए। तो स्टूडेंट शैली भी ऐसी होनी चाहिए जो कि रिश्तों को बेहतर बनाए और संप्रेषण के प्रभाव को बढ़ा सके। तो ये थी संस्कृति और सामाजिक संदर्भ का सही प्रयोग। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है विवाद और विवादास्पद विषयों पर नियंत्रण। तो स्टूडेंट जो भाषा कौशल है उससे हम विवादों की कुशलता से संभल सकते हैं, साथ ही उचित शब्दों का चयन, संयमित भाषा, अनावश्यक विवाद, इन सभी से हम बच सकते हैं। सिक्स्थ आता है प्रभावी नेतृत्व और प्रेरणा का माध्यम। तो स्टूडेंट नेता, शिक्षा, वक्ता, ये इन सभी में जो भाषा कौशल है वो बहुत ही जरूरी होता है, तो ताकि वे अपने अनुयायी श्रोताओं को प्रेरित कर सके। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रभावी संप्रेषण में भाषा कौशल का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो स्टूडेंट निष्कर्ष में आप ओवरऑल यही कह सकते हैं कि जो प्रभावी संप्रेषण है उसमें भाषा कौशल की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे संदेश को स्पष्ट और प्रभावशाली तो बनाता ही है, साथ ही ये हमारे जो पारस्परिक संबंध है उनको भी मजबूत बनाता है। तो इसलिए जो भाषा कौशल का विकास है वो संप्रेषण की सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य माना जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 9 है वो भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखने से पहले मैं आपसे जो हमारे गिववे के क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम हमारी वीडियो के बीच में कहीं पर भी 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और तीनों सभी करेक्ट आंसर देगा तो उन्हीं स्टूडेंट के 3 लकी स्टूडेंट जो हो गए स्टार्टिंग के, उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो चलिए अब हमारे जो गिववे के क्वेश्चन है वे हम आपसे पूछ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है कि जो संप्रेषण शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो संप्रेषण शब्द किस भाषा से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या कहलाता है। तो कौन सा ऐसा चरण है जिससे जो हमारी संप्रेषण प्रक्रिया है वो कंप्लीट मानी जाती है, यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा अरिस्टोटल मॉडल को लेकर, यानी कि अरिस्टोटल मॉडल में कुल कितने तत्व होते हैं ये आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो यही हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो चलिए अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे टिप्पणियां पूछी गई है फीडबैक पर, संवाद लेखन पर, जल और जीवन पर, साथ ही संप्रेषण की प्रक्रिया पर और अनुच्छेद लेखन पर। तो चलिए एक एक करके सबको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीडबैक की, यानी कि प्रतिपुष्टि की। तो स्टूडेंट जो प्रतिपुष्टि है वो हमारे संप्रेषण की आत्मा माना जाता है, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो संप्रेषण के प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को भेजी जाती है। तो जब हमारा संप्रेषण है वो तभी पूर्ण माना जाता है जब हमें प्रतिपुष्टि या फीडबैक मिल सके। तो स्टूडेंट उससे पता चलता है कि जो उसका संदेश है वो किस हद तक समझा गया है और उस पर प्रतिक्रिया कैसी मिली है। तो स्टूडेंट इससे जो संवाद है उसमें भी सुधार होता है और गलतफहमी भी दूर होती है। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए जो फीडबैक है वो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा प्रतिपुष्टि फीडबैक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है संवाद लेखन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं संवाद लेखन क्या है। तो स्टूडेंट संवाद लेखन हमारी एक लेखन शैली होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप शब्दों में लिखी जाती है। जैसे कि आप देखें हमारे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। तो स्टूडेंट ये जो लेखन होता है भाषा को सरल और प्राकृतिक बनाता है, जिससे कि जो पाठक है उसको भी विषय समझ में आने लगता है। तो ये जो संवाद लेखन है शिक्षण, नाटक और साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह विषय को जीवंत और रोचक भी बनाता है। तो ये था संवाद लेखन। थर्ड आता है जल और जीवन पर एक अनुच्छेद लेखन। आप किस तरीके से लिखेंगे? तो अनुच्छेद लेखन आपको इसी तरीके से लिख देना है। जल का आपको महत्व बता देना है कि जो जल है वो जीवन का आधार है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जल के बिना नहीं रह सकते। तो जल ही हमारे शरीर के सभी सूर्य सुचारक रूपों में होते हैं। तो जल और जीवन को आपस में जोड़कर आपको जो उनका महत्व आपको वो बता देना है कि जल का जो संरक्षण है वो हम सभी का कर्तव्य है। जल को व्यर्थ न गवाए और इसे स्वच्छ रखे ताकि जीवन सुचारू और व्यवस्था बना रह सके। तो स्टूडेंट इसी तरीके से आपको अनुच्छेद लेखन लिख देना है जल और जीवन पर। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है संप्रेषण की प्रक्रिया। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है
तो स्टूडेंट इसकी प्रक्रिया में हमें कुछ मुख्य तत्व देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। तो जो प्रेषक है वो संदेश तैयार करता है और जो उसे किसी माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। तो प्राप्तकर्ता संदेश को समझता है, उसके बाद जो अपनी प्रतिक्रिया है वो फीडबैक देता है। तो जब तक एक फीडबैक नहीं आती तब तक आप समझ लीजिएगा जो संप्रेषण है वो अधूरा है। तो ये आपका एक निरंतर चक्र में चलता रहता है जो कि संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया के बिना जो संवाद है वो संभव नहीं है। तो ये थी संप्रेषण की प्रक्रिया। इसके बाद फिफ्थ आता है हमारा अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन हमारा एक ऐसा विषय होता है जिसमें जो अपने विचार है उनको हम तरीके से या एक संगठित रूप में लिख देते हैं। तो इसमें विषय की स्पष्टता, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग और तार्किक क्रम होना जरूरी होता है। तो जैसे कि हमने ये आपका जल और जीवन है, इस पर हमने आपका एक अनुच्छेद लेखन लिखा था। तो इसी तरीके से ये आपका अनुच्छेद लेखन होता है। तो अच्छा जो अनुच्छेद है वो पाठक को विषय की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में दे देता है और उसकी समझ को भी बढ़ा देता है। तो ये लेखन की मूलभूत और महत्वपूर्ण कला भी मानी जाती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा अनुच्छेद लेखन, जिसके साथ ही हमारा जो आंसर नंबर 10 है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी कैच सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो कि डायरेक्टली एग्जाम में आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो स्टूडेंट याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है एक स्पेशल गिववे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो आप भी फ्री नोट्स के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और ड्यू सवाल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। टिल देन स्टे फोकस, स्टडी स्मार्ट और क्रश योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।